बच्चों अगर आप न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन से रिवीजन करना चाहते हैं तो दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन। ये कई सारे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स का आपका बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देता है। बेसिकली किस मोशन को, किस ब्लॉक की किस तरीके की मोशन हो रही होगी ये देखना आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा देता है। तो बच्चों करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने खुद से फ्रेम की है। ऑल द सर्फेसेस शोन इन द डायग्राम आर स्मूथ, सारे के सारे सर्फेस स्मूथ है, नीचे वाला भी स्मूथ है। यहाँ पे एक बड़ा वेज है बच्चों जिसका मास स्मॉल एम दे रखा है, एक छोटा वेज है जिसका मास स्मॉल एम दे रखा है, और इसके छोटे वाले वेज का जो ये वाला जो सरफेस है ना बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ऑल द वेजेस एंड द ब्लॉक आर फ्री टू मूव, सब कुछ फ्री टू मूव है, मतलब ना सब चल सकता है यहाँ पे ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द ब्लॉक व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एज शोन। तो बच्चों इस सिस्टम को आपने रेस्ट से रिलीज कर दिया तो बच्चों आपको सबके एक्सेलरेशन बताने हैं, सबके बारे में बात करनी है, ठीक है। सब कुछ कैसे चल रहा होगा, कौन किधर चल रहा होगा, बच्चों बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद। चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगले पेज पे ले आते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों ना। तो सब कुछ फ्री टू मूव है, तो एक काम करते हैं बच्चों, आप लोगों को किसी भी ब्लॉक पे का जो मोशन हो रहा होगा वो किधर हो रहा होगा ये पता करने के लिए क्या करना होता है, आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, आपको उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ करने होते हैं एंड सो ऑन। सो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो ये बड़ा वाला जो ब्लॉक वेज है ना, जो बड़ा वाला जो नीचे है उस वाले वेज का बच्चों मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है। अब इस पे जो है एक ये वाला वेज है बच्चों यहाँ पे ना, एक हमारा ये वाला वेज है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, सबको अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर रखा हुआ है बच्चों ये वाला ब्लॉक। फ्री बॉडी डायग्राम का सबसे पहला रूल होता है कि जिस बॉडी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको उसको आइसोलेट कर लो और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर दो। तो देखो बच्चों अब इससे स्टार्ट करते हैं। तो इस पे जो है सबसे पहला जो फोर्स mg तो लग ही रहा होगा है ना, इस पे mg लग रहा होगा, और कोई फोर्स लग रहा होगा, यस इट इज इन कांटेक्ट विद दिस। तो कांटेक्ट बेस बच्चों नॉर्मल लग रहा होगा, तो इस नॉर्मल को अपन ने n1 बोल दिया, ठीक है, n बोल देते हैं, ठीक है, अभी के लिए n डिफाइन कर देते हैं। तो इस पे और कोई फोर्स लग रहा होगा बच्चों, फ्रिक्शन है नहीं तो अलोंग द सरफेस कोई लग नहीं सकता, पर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगा दिया और एक mg लग रहा होगा, इस पे सिर्फ यही फोर्सेस लग रहे होंगे। इसका रिएक्शन पेयर बच्चों इस पे लगेगा है ना, नॉर्मल का जो रिएक्शन पेयर है वो इसके ऊपर लग रहा होगा, आप बोलोगे हाँ सर। इस पर बच्चों इसका mg भी तो लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, इसका एक कांटेक्ट था इसके साथ तो नॉर्मल लगा दिया, mg बच्चों लगा दिया, और एक कांटेक्ट बच्चों इस वाले के साथ है तो एक नॉर्मल और लगेगा यहाँ पे, ऐसे करके एक नॉर्मल और लगा देते हैं। इस वाले नॉर्मल को एक काम करते हैं बच्चों n डैश बोल देते हैं, ये n डैश के बराबर हो गया। इस नॉर्मल का बच्चों रिएक्शन पेयर आ जाएगा इधर की तरफ, आप बोलोगे हाँ सर, इसका रिएक्शन पेयर ऐसे आ जाएगा और वो हो जाएगा बच्चों n डैश के बराबर। तो इस n डैश का रिएक्शन पेयर हो गया। दो बॉडी एक दूसरे में इंटरेक्ट फोर्स के साथ ही करती हैं, फ्रिक्शन है नहीं तो अलोंग द सरफेस कोई फोर्स लगेगा नहीं, n डैश इधर की तरफ लग रहा होगा। अब इस पे बच्चों इसका खुद का mg भी होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, और एक बच्चों नॉर्मल बाई द ग्राउंड लग रहा होगा है ना, ऐसे करके फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे। तीनों का बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गए, मतलब सारे के सारे जिस जिस पे जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब इनके मोशन को देखते हैं बच्चों ना, कौन किधर चल रहा होगा। देखो बच्चों ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये नीचे वाला वेज जो है, वेज नीचे जा सकता है नहीं, ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के लिए तो कोई ऊपर की तरफ ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल इसलिए लग रहा है क्योंकि नीचे दबा रहा है, ऐसा थोड़ी ऊपर जा रहा है नॉर्मल की वजह से नहीं। तो ये तो बच्चों नीचे तो जा नहीं सकता, तो किधर जाएगा। तो देखो इस वाले नॉर्मल के अगर मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूं इसके ऊपर ना, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, नॉर्मल के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक एंगल ये थीटा और गिवन होना चाहिए, थीटा मतलब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें एंगल थीटा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो इस नॉर्मल का क्या कंपोनेंट आएगा बच्चों, अब नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे करेंगे बच्चों हम लोग जो है, तो देखो नॉर्मल जो है ना इस वेज के परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, मान लो ये जो सरफेस है ना ऐसे होता तो नॉर्मल नीचे की तरफ होता है ना, नॉर्मल नीचे की तरफ होता नॉर्मल सरफेस के, अब ये सरफेस थीटा एंगल पे, तो नॉर्मल जो है नीचे से थीटा एंगल पे होगा ही नहीं होगा, तो नॉर्मल जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे होगा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ना नॉर्मल का एन डैश वाले का, ये कॉस कंपोनेंट आएगा और ये एन डैश साइन कंपोनेंट आएगा, एन डैश साइन थीटा। और भी बता दूंगा मैं इसको, दोबारा भी बता दूंगा अभी ना। तो पर मैं ये देखना चाहता था कि बच्चों इस वाले का जो मोशन हो रहा होगा डेफिनेटली इधर की तरफ हो रहा होगा और इसके एक्सेलरेशन को मैं A1 मान लेता हूं। तो नीचे वाले का मुझे पता लग गया कि नीचे वाला किधर जाएगा, वो राइट की तरफ ही जाएगा बच्चों, एंड लेट्स से इट इज मूविंग विद द A डैश एक्सेलरेशन। अब इस ब्लॉक पे आ जाते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर बच्चों को फोर्स जो लग रहे हैं वो किधर लग रहे हैं, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर इसका एक्सेलरेशन होगा तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, इसको A3 बोल देता हूं। तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। क्लियर है भाई, ये A3 आ गया। अब लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब इसका एक्सेलरेशन देखने के लिए ना पता है ये यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं एक ऐसा ऑब्जर्वर चूज करूंगा जो यहां बैठा हुआ है, ठीक है,
मैंने यहाँ पे एक बैठा हुआ एक ऑब्जर्वर चूज कर लिया। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों का ना, ये दोनों रिजिड बॉडी है, इन दोनों का बेसिकली क्या है कि इन दोनों का मोशन इस तरीके से होगा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर धसे ना। तो अगर आपने इस वाले को रोक दिया, मतलब ना विद रेस्पेक्ट टू बड़ा वाला वेज बात कर रहे हो, मतलब ना बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में अगर ये वाला रुका होता तो ये बस सिर्फ नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में जो इसका एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, वो इधर की तरफ आएगा, और लेट्स कॉल इट A2। सो A2 इज बेसिकली, A2 इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल वेज, ठीक है, दो वेज है ना यहाँ पे, तो स्मॉल वेज का एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू बिग वन, ओके, बिग वेज। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। ओके, जब भी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए आपको गिवन है, तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होता है वो बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस का एक्सेलरेशन ऑफ ए होता है। सो बच्चों अगर आपको किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी का एक्सेलरेशन पता है, तो अगर आप उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता करोगे तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऐड करना होता है, जो हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन पता है। तो मुझे इस वाले के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन पता है A2, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक्सेलरेशन मैं इसमें ऐड कर दूंगा ताकि मेरे को इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता लग जाए। ये वाली बात हेल्पफुल है बच्चों आप लोगों के लिए। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि इसका एक्सेलरेशन हम कैसे देखें। तो देखो बच्चों, अब इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा ना वो A1 और A2 का रिजल्टेंट होगा। ये बच्चों सबसे सही तरीका रहता है। नीचे वाला वेज जब भी मूव कर रहा हो ना, तो नीचे वाले वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता कर लो और फिर नीचे वाले वेज के एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली ऐड कर दो, तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द दिस काइंड ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बच्चों इसका एक्सेलरेशन आपको पता लग जाएगा। तो सबका एक्सेलरेशन मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब पता लग गया। अब मुझे, मेरे पास तीन अननोन नहीं, बहुत सारे अननोन है। कौन कौन से? A1, A2, A3, N डैश और NG। ठीक है, 6 अननोन है बच्चों मेरे पास ना। इन 6 अननोन में से NG वाले को तो बच्चों मैं वैसे नहीं छूंगा, मैं इस पे इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा ही नहीं ना, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ही नहीं लिखूंगा तो बच्चों NG पिक्चर में ही नहीं आएगा, तो उसको तो भूल जाओ मतलब। तो बेसिकली हमें 5 वेरिएबल के साथ डील करना है। सो यहाँ पर 5 वेरिएबल के साथ डील करना है बच्चों ना, तो 5 रिलेशन चाहिए होंगे मुझे। एक रिलेशन तो मुझे बहुत सीधा साधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, ये वाला सीधा कैसे आ जाएगा बच्चों, मैं लिखूंगा यहाँ पे mg माइनस का n इज इक्वल टू m इंटू A3। ये तो बच्चों बहुत ही सीधा साधा से एक रिलेशन आ गया है ना। एक रिलेशन बच्चों हमारे पास ये आ गया। एक रिलेशन बच्चों यहाँ पे हम एक तो हम इसको सिस्टम मान के भी कर सकते हैं और हम एक एक करके बॉडीज को भी, देखो कोई भी बॉडी जो होती है ना उस पर हम फोर्सेस को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम 2 इक्वेशन लिख सकते हैं F इक्वल टू एम इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि इस वाली बॉडी पे तो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लिख सकते हैं, इसमें तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। इस वाली बॉडी का हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर बच्चों अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वाली बॉडी का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन को अवॉइड करूंगा बिकॉज एक और वेरिएबल ऐड कर देगी वो इक्वेशन ना, तो मैं इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैं फ्री हूं, मतलब ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख सकता हूं। सो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन, एक ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन, और 2 इक्वेशन बच्चों इसकी लिख के मैं, ये हमारा होता है बच्चों सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, ये हमारा सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप बॉडीज को पकड़ो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप इंटरेस्टेड हो आप इक्वेशन लिख दो, तो इसमें 4 इक्वेशन मेरे को मिल जाएंगी। कहां से मिलेगी बच्चों? 2 इससे मिलेंगी, एक इससे मिलेगी, एक इससे मिलेगी, 4 इक्वेशन मिलेगी। लेकिन अभी भी एक इक्वेशन कम पड़ रही है। तो बच्चों जब मैं इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट लगा दिया। इन दोनों बॉडी के बीच में जो वेज कंस्ट्रेंट है ना, 2 बॉडी रिजिड बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए मूव करती है ना, तो उनके बीच में वेज कंस्ट्रेंट लगता है। तो वो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं जब मैं इस ऑब्जर्वर को कंसीडर किया और मैंने ये बोला कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये इसमें धस नहीं सकता, तो मैंने रिजिड बॉडी की ही कंडीशन लगाई थी। लेकिन एक ऐसा कॉन्टेक्ट है बच्चों जहां पे हमने रिजिड बॉडी की कंस्ट्रेंट नहीं लगाई है, इन दोनों का कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का कॉन्टेक्ट आप रिजिड बॉडी की कंस्ट्रेंट दोबारा मत लगाना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने ये जो एक्सेलरेशन चूज की है ना वो कंस्ट्रेंट लगा के ही की है। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, तो टोटल 5 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में। अच्छा, रिजिड बॉडी की कंस्ट्रेंट क्या होती है? 2 बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है ना, तो उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो है ना उनके एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, दिस इज द रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। तो बच्चों अलोंग द कॉमन नॉर्मल इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। यहां से बच्चों एक इक्वेशन और आ जाएगी, 5 इक्वेशन हो जाएंगी। ये तो बच्चों हमारा सबसे सही मतलब सबसे बेसिक अप्रोच हुआ कि आप जो है ना ऐसे चलो। बच्चों अगर आप चाहते हो एक आधी इक्वेशन अवॉइड करना, मतलब ना
और इस क्वेश्चन को और थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो तो एक फंडा होता है बच्चों, ये कहता है कि जैसे ये बॉडी है, पूरा सिस्टम है, अब हम क्या करेंगे, तीनों को सिस्टम मान लेंगे, ऑल थ्री को हमने अपना सिस्टम कंसीडर कर लिया बच्चों ना, तीनों को हमने अपना सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब हम ये कहते हैं कि नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू m1 a1 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, m2 a2 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सो ऑन। मतलब हम कहेंगे कि नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ना बच्चों, उसको हम m1 a1h प्लस m2 a2h एंड सो ऑन करके, मतलब हम जो सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं ना कि नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इज इक्वल टू m1 a1 इन दैट डायरेक्शन, m2 a2 इन दैट डायरेक्शन वाला इक्वेशन लगा देंगे, न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम वाली इक्वेशन लगा देंगे। तो इससे क्या होता है, एक इक्वेशन हमारी और हमें मिल जाती है। और हमें बच्चों यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या एडवांटेज रहेगा, है ना, तो मैं उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों मुझे पता है कि इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, क्या इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं है इसका। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कि 0 के बराबर है पूरे सिस्टम पे, दैट विल बी इक्वल टू, ये वाला जो वहां से ये तो हॉरिजॉन्टली जा ही नहीं रहा, तो m इंटू 0 हो जाएगा इसका ना, m इंटू 0। ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है बच्चों ना, तो राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर कर लेना। इसका जो बेसिकली एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो आएगा वो a1 माइनस का a2 cos थीटा आएगा। तो m इंटू a1 माइनस का a2 cos थीटा, ये आ गया बच्चों हमारे पास। और इसका एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे a1 के बराबर दे रखा है, तो प्लस का m इंटू a1, ये एक रिलेशन आ जाएगा बच्चों, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास a2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो a2 cos थीटा जो होगा वो 2a1 के बराबर आ जाएगा बच्चों ना। ये एक हमारे पास रिलेशन आ जाता है यहां से ना, तो 2a1 बच्चों हमारे पास a2 cos थीटा के बराबर आ जाएगा। सो 2a1, a1 और a2 में एक रिलेशन आ गया हमारे पास ना, एक रिलेशन हमारे पास a1 और a2 के बीच में आ गया। देखना इससे ना इक्वेशन, इससे काफी आसान हो जाएंगी चीजें ना। एक रिलेशन हमारे पास ये, एक रिलेशन ये, तो अब हमारे पास कितनी, दो हमारे पास जो टोटल अभी तक 2 इक्वेशन आई है ना बच्चों, उन 2 इक्वेशन के अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, n, a3, a1 और a2, 4 वेरिएबल है। ठीक है, 4 वेरिएबल अभी हमें मिल रहे हैं, अभी हमारा एंडेस पिक्चर में नहीं आया है। अच्छी बात ही होती है जब आप इस वाले मेथड से जाते हो ना बच्चों, इस वाले मेथड से जाते हो तो अभी इसमें देखो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें एन डैश भी अवॉइड हो जाता है, मतलब ना एन डैश की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारा काम 4 इक्वेशन से ही हो जाता है। तो ये सिस्टम वाला पार्ट बच्चों बहुत हेल्पफुल होता है, देखना कॉम्प्लेक्सिटी इसकी घट जाएगी। अब आप बोलोगे सर एन डैश वाला कैसे आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो बच्चों अब मैं यहाँ पे, अब मैं ऑब्वियस बात है मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आई विल ट्राई टू टीच यू द स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना। अब आप ऑब्वियस बात है इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी से ये तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि सर हमें शॉर्टकट बताओ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना। तो बच्चों ये वाली एक इक्वेशन ये तो लिखनी ही पड़ेगी, एक ये वाली जो इक्वेशन है ना बच्चों, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए नई भी हो, है ना, तो ये वाली इक्वेशन मैंने आपको लिखना सिखा दी। इसके बाद आती है बच्चों, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टनेस के साथ चलना होता है। अभी हमारे इनमें n आ चुका है, a1 आ चुका है, a2 आ चुका है, a3 आ चुका है। आई डोंट वांट दिस n डैश इन दिस इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा कि n डैश के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन ले लूंगा, ये वाली डायरेक्शन ले लूंगा। मैं इन सब के फोर्सेस के और एक्सेलरेशन के उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लूंगा, तो इधर आ जाएगा mg sin थीटा। इस एक्सेलरेशन के भी सारे एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो इधर आ जाएगा a1 cos थीटा, इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास a1 sin थीटा। ठीक है, और mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर mg cos थीटा। ठीक है, अब मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा mg sin थीटा जो नीचे की तरफ नेट फोर्स है इज इक्वल टू m नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, a2 माइनस का a1 cos थीटा के बराबर। सो a2 नीचे की तरफ है, a1 cos थीटा ऊपर की तरफ है, तो a2 माइनस का a1 cos थीटा नेट एक्सेलरेशन हो गया इसके इस डायरेक्शन में, तो mg sin थीटा बच्चों हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर भाई यहां तक? तो ये आ गया बच्चों हमारे पास mg sin थीटा इज इक्वल टू m a2 माइनस का a1 cos थीटा। क्या हमें n डैश को लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई बच्चों, 1 2 और ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अभी n डैश पिक्चर में आया भी नहीं है, कौन कौन पिक्चर में, n पिक्चर में है, a1 पिक्चर में, a2 पिक्चर में है, ठीक है, और a3 पिक्चर में। अब आती है बच्चों यहां से, अब मतलब चलो ठीक है n डैश को भी हमने अवॉइड कर दिया, तो क्या हमें इस पे इक्वेशन लिखने की जरूरत है? नहीं, हमें इस पे लिखने की जरूरत नहीं। फालतू में मैं अगर हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखूं n डैश आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बढ़ाई, एक वेरिएबल बढ़ा दिया, तो मुझे इनको भी ध्यान रखना होता है, मुझे ना इक्वेशन भी नहीं बढ़ानी है ना मुझे वेरिएबल बढ़ाना है। अब आएंगे बच्चों इनका वेज कंस्ट्रेंट। तो बच्चों देखो इस वाले ब्लॉक का क्या क्या एक्सेलरेशन माना है मैंने, इधर माना है a2 और इधर माना है बच्चों a1।
तो क्या आप A2 का कंपोनेंट कर सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा A2 cos थीटा और इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास A2 sin थीटा और इसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों A3। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दोनों नॉर्मल किधर होगा वर्टिकल होगा इन दोनों का। अब नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, तो ऊपर वाले का तो A3 और इसका नॉर्मल के अलोंग क्या है A2 sin थीटा। तो बच्चों एक रिलेशन और आपको मिल गया, यहां पे लिख दूं मैं, तो A3 इज इक्वल टू A2 sin थीटा, एक रिलेशन बच्चों आपको और मिल गया। तो A3 और A2 में रिलेशन आ गया आपके पास। हमारे पास चार रिलेशन हो गया नहीं हो गया बच्चों, ये फोर्थ वाला रिलेशन हो गया। और हमारे पास अननोन कितने हमारी इक्वेशंस में चार, एन डैश आया ही नहीं, एन डैश की जरूरत नहीं पड़ी। ये इक्वेशन एक रिलेशन कम कर देती है, कॉम्प्लेक्सिटी घटा देती है बच्चों ना। तो हमारे पास A2 और A3 का रिलेशन है, यहां पे हमारे पास बच्चों A2 और A1 का रिलेशन है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को आप कहोगे सर अब कैसे सॉल्व करूं, तो अभी तो बच्चों एक काम करना, हमें इस वाली इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि A1 A2 A3 हमारे यहीं से आ जाएंगे। तो एक काम करना, यहाँ पे मेरे को A2 और A1 में रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे मेरे को A2 और A1 में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। A2 A1 का रिलेशन से मैं क्या कर लूंगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों मैं A2 की वैल्यू पता कर लूंगा, ठीक है। और A2 की वैल्यू यहाँ रख के मैं A3 की वैल्यू पता कर लूंगा, काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो कैसे, तो अगले वाले पेज पे चलते हैं। G sin थीटा इज इक्वल टू A2 माइनस का A1 cos थीटा, ठीक है। तो G sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, G sin थीटा इज इक्वल टू A2 माइनस का A1 cos थीटा। A1 की वैल्यू बच्चों A2 cos थीटा बाई 2 लाके रख देना। तो A2 माइनस का A1 की वैल्यू A2 cos थीटा बाई 2 लाके रखना हो ना, तो A2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास 2G sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। लो ये आ गई बच्चों हमारे पास A2 की वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ A2 हमारे पास आ गया। A2 की वैल्यू आते ही बच्चों हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। A1 क्या है A2 cos थीटा, A1 क्या है A2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो G sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, A1 का वैल्यू आ गया। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, और हमें चाहिए थी A3 की वैल्यू। A3 और A2 में एक रिलेशन है, A3 जो है A2 sin थीटा के बराबर है, तो A3 जो है A2 sin थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2G sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। लो जी ये भी आ गया, एक रिलेशन और आ गया हमारे पास A3 का। ये बच्चों हमारे पास तीनों एक्सेलरेशन आ गए। अगर कोई तुमसे नॉर्मल पूछे तो तुम इसको कर देना। तो तुमने देखा कि मैंने किस तरीके से, कितनी स्मार्टनेस के साथ मैंने इक्वेशंस को मतलब मिनिमम रखा, वेरिएबल्स को बाईपास किया। मुझे चूज करना होता है इंक्लाइन वाले केस में ना बच्चों, जब आप ये सिस्टम वाली इक्वेशन लगाते हो ना, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 M3A3, तो इन दैट केस आपको फिर इसके नॉर्मल के अलोंग इक्वेशन लगानी होती है और एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर इक्वेशन लगानी होती है ताकि नॉर्मल गायब हो जाए। तो हम ये इक्वेशन लगा के हमें इस नॉर्मल को गायब करने का मौका मिल गया। अगर आप मान के चलो ये इक्वेशन नहीं लगाते, मान लो ना सिस्टम वाला फंडा नहीं लगाते, तो आपको एक इक्वेशन या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखते और फिर एक बार हॉरिजॉन्टल वाली ये वाली लिखते, फिर एन डैश को आप एलिमिनेट करते ये, और आपको फिर रिलेशन यही मिलता। या मान लो आप इधर और इधर इक्वेशन लिखते और फिर यहां से एन डैश वाली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल वाली लिखते, आपको वही रिलेशन मिलता। आप दूसरे वाले मेथड से आप खुद ट्राई करके देखना, जो मैंने बताया ना बच्चों, इन स्टेप्स को बहुत एक बार खुद से करना है ये वाला क्वेश्चन, तब जाके समझ में आएगा। अभी तो मैंने समझा दिया तो मैं दिख रहा होगा कि मतलब हाँ सब सर ने मतलब आसान है, लेकिन आसान नहीं है बच्चों। जब खुद करने बैठोगे यू रियलाइज कि मतलब इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये क्लास 11 के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट रिवीजन और मतलब एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट रिवीजन का क्वेश्चन था। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।